गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा कि रजिस्टर और उनके कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है और करंट फ्लो करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसेंशियल होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली टेक्निकल डेफिनेशन के से और फिर लास्ट में देखेंगे वन बाय वन कि कैसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है, मीन्स चार्ज फ्लो होता है। उसके बाद आजकल जो सेल चलते हैं लिथियम सेल, हल्की सी उसकी वर्किंग के बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सेल या वैद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस जो वैद्युत परिपथ में क्या बनाती है, विभवांतर बनाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखती है या बनाए रखने का प्रयास करती है, दैट इज कॉल्ड वैद्युत सेल। और सेल का सिंबल ध्यान से देखेंगे, ये एक लंबा लाइन और एक छोटा लाइन, जो बड़ी वाली लाइन है मीन्स दैट इज पॉजिटिव प्लेट एंड छोटी वाली लाइन है मीन्स निगेटिव प्लेट। इसका मतलब ये होता है कि लंबी लाइन बड़े हायर पोटेंशियल पे है और छोटी वाली लाइन लोअर पोटेंशियल पे है। जैसे एक 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब होता है ये वाली लाइन और इस वाली लाइन मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट के। जरूरी नहीं है कि ये 10 में वो 0 में, ऐसा भी हो सकता है ये 20 में वो 10 में। पोटेंशियल डिफरेंस 10 होना चाहिए एक 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये होता है। बैटरी अगर आपने बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़ दिया दैट इज कॉल्ड ए बैटरी, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। और देखिए इसमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल लगा रखे हैं, ये 3 सेल वाली एक बैटरी। और आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं सेल का? सेल द्वारा परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने में जो विरोध किया जाता है। क्योंकि एक आइडियल सेल मतलब सेल हम किस लिए यूज करते हैं? चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। लेकिन क्या होता है जब हम सेल को लगाते हैं, सेल का काम तो था ड्राइव करवाना चार्जों को, लेकिन साथ में क्या हो गया, सेल खुद भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी आइडियल सेल बनाना पॉसिबल नहीं है। एक आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो जो बहुत अच्छे सेल होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, और जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और ये ध्यान रखेंगे इसे किससे डिनोट किया जाता है। वैसे जनरली हम रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ईएमएफ किसे कहते हैं? दैट इज सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहली बात तो वैद्युत वाहक बल लिखा है, ये बल नहीं होता है। इसे बल कहने का कारण बताया जाएगा जब हम देखेंगे कि चार्ज को कैसे ड्राइव करता है। फिलहाल हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। ये परिपथ का विभवांतर कब का होता है? जब उसमें कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, मीन्स जब ओपन सर्किट हो है उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो देखिए ये ओपन सर्किट, और इसे इसका सिंबल देखिए हम ई नहीं लिखे, थोड़ा स्टाइलिश ई बना रखा है। हम यहाँ पर फिर से बना देते हैं स्टाइलिश ई। कैसे बनाना है ये देखिए। स्टाइलिश ई बनाने का मतलब ई में फिर से देख सकते हैं आप कि थोड़ा सा एक हमने कर्व्ड पार्ट थोड़ा ज़्यादा रखा है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम कंफ्यूज ना हो। ई एम है, और इसे हम लेटर 6 चैप्टर तक भी कंटिन्यू करेंगे इसी नोटेशन को। तो ई एम एफ है ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक को, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टीपीडी। पहला था ओपन सर्किट वाले को ईएमएफ बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट वाले को टीपीडी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो देखिए एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इस बार हमने लोड लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इस टाइम पे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क कर रहा है इस आर के अक्रॉस दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यूजुअली ईएमएफ से कम होता है, क्योंकि देखिए आई आर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी हो चुका है। इसे आप ध्यान पर रखेंगे, क्योंकि आर के अक्रॉस किसी भी लोड के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब हम इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वैद्युत वाहक बल ई के मध्य। तो ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो देखते हैं, एक सेल है जिसका वैद्युत वाहक बल हमने क्या माना है, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। करंट आई फ्लो हो रहा है और इसे किससे कनेक्ट किया है, कैपिटल आर से। तो देखिए स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों हैं तो रेजिस्टेंस से, तो ये किस में जुड़े हुए हैं, एक ही पाथ है करंट के लिए, तो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो आर प्लस आर हो जाएगा। अब ओम का नियम अगर आपको याद है तो ओम के नियम के हिसाब से क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बट्टा आर। तो यहाँ पर आई इक्वल टू कुल कितना था पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में अवेलेबल, ई अपॉन आर प्लस आर, कुल प्रतिरोध। तो मल्टीप्लाई किया आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई। तो आई आर क्या होता है, देखिए आई आर एक्चुअल में क्या है,
इस वाले लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, और वही क्या है टीपीडी, तो वही लिखा है यहाँ पर। आई आर को क्या लिख लिया, वी प्लस आई आर, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ये किसकी वजह से आया, सेल की वजह से, तो वी प्लस आई आर इक्वल टू ई, तो वी इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ई माइनस आई आर। मीन्स हर बार देखिए सेल का ओरिजिनल ईएमएफ ई था, लेकिन सर्किट में कभी भी ओरिजिनल ईएमएफ नहीं पहुंचा, कितने टाइम कम हो गया, आई आर टाइम कम। तो ये ध्यान रखेंगे, किसी भी सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध शून्य कर दिया जाए तो उसे आदर्श सेल कहते हैं, और उस टाइम पर वो पूरा का पूरा ईएमएफ किसको डिलीवर करेगा, सर्किट को डिलीवर करेगा। और सेल की चार्जिंग के समय करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उस समय आई के सिंबल को माइनस से रिप्लेस करोगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, e प्लस आई आर। तो लास्ट में हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल भी। अब हम समझते हैं कि एक सर्किट में कैसे फ्लो होती है करंट। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, इसे आप ध्यान से सुनेंगे, ये हर जगह काम आएगा आपके। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा सर्किट, सपोज ये क्या है, कंडक्टर, और इस कंडक्टर में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी ये एक अच्छा चालक होगा। इस चालक को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सपोज हमने बोला एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश है, ऋणावेश, तो ये बैटरी के कौन से सिरे की तरफ चलेंगे, धनात्मक सिरे की तरफ। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ की तरफ आने लगे, बैटरी के धनात्मक सिरे की तरफ। तो अगर ऋणावेश इस तरफ आ रहा है तो हम बोलते हैं धनावेश उस तरफ जा रहा है, और धनावेश एक्चुअल में मूव नहीं करता, लेकिन हमने कन्वेंशनल करंट बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। मीन्स जहाँ को धनावेश जाएगा तो हम इसे बोल देते हैं करंट की डायरेक्शन। इट इज वेरी सिंपल, ये एक सिंपल सी चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात, ये बैटरी का क्या रोल है, इसे समझते हैं, और इसे समझने के लिए हम एनालॉजी का यूज करेंगे। तो हमने दो बर्तन लिए, इन दोनों बर्तनों में क्या भर दिया, पानी, दूसरा बर्तन भी है, इस बर्तन में पानी इतना ही है, और हमने क्या कर दिया, इन दोनों में बीच में एक होल किया और दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, पाइप से। तो दोनों को अगर पाइप से कनेक्ट कर दिया आपने तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जिस बर्तन में ज़्यादा पानी है, पानी वहाँ से कहाँ की तरफ बहने लगेगा, कम बर्तन की तरफ जो पानी है वहाँ की तरफ। तो थोड़ा देर बाद क्या होगा, ये पानी कब तक बहेगा, अभी हम देखेंगे कि क्यों बहता है, उसको फिर डिस्कस करेंगे। ये पानी तब तक बहेगा जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी की मात्रा क्या ना हो जाए, समान। अब देखिए कोई भी पानी नहीं बहेगा क्योंकि दोनों में वाटर का लेवल क्या लगभग बराबर है। तो ध्यान से देखिए, पानी पहले ये डिस्कस करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ क्यों बहा। तो अगर आपको याद होगा, एक फॉर्मूला पढ़ाया था mgh, इसे क्या बोलते थे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पानी ज़्यादा हाइट पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, और यहाँ पानी कम हाइट में था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी। इसके लिए h का मान ज़्यादा है, इसके लिए h का मान कम है। तो पानी क्या हुआ, उच्च विभव से निम्न विभव, या उच्च विभव वाली ऊर्जा से निम्न विभव वाली ऊर्जा की तरफ बहा। सेम थिंग सर्किट में भी होती है। सर्किट में क्या होता है, ये वाला टर्मिनल हायर वोल्टेज पे और ये वाला लोअर वोल्टेज में, मीन्स ये उच्च विभव पर और ये निम्न विभव पर। तो चार्ज क्या करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखेंगे, आवेश कब बहेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। इस बाल्टी से इस बाल्टी में पानी कब जाएगा, जब एक बाल्टी में ज़्यादा पानी हो और एक बाल्टी में कम। तो उस समय जो चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा देर बाद देखिए पानी थोड़ा देर बहा, उसके बाद क्या हो गया, बंद। तो क्या ऐसा सर्किट में होगा तो क्या होगा, फिर करंट जाएगी नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर से पानी कैसे जाएगा, अगर मैं बाहर से एक नल लगा दूं इसमें, अब सपोज इसमें पानी ज़्यादा आ गया तो अब क्या होगा, इस वाले बर्तन से इसमें जाने लग गया, या मैं इसमें भी लगा सकता हूँ नल, फिर इससे इसमें जाएगा। तो एक्चुअल में नल ने क्या काम किया, नल ने पानी की सप्लाई की, और क्या किया, जो ये पानी ऊपर से नीचे को जा रहा था एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, उसे क्या रखा, उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। तो नल किसका काम कर रहा है, बेसिकली सेल का। तो ये सेल यहाँ पर यही काम करता है कि ये सर्किट में क्या बनाए रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और सर्किट में जो सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जहाँ ये नल ने विभव उत्पन्न किया, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या था, जो सर्किट में दोनों प्लेटों के बीच में था, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल ने जो प्रोवाइड करवाया, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। फिर से ध्यान से देखेंगे, सेल का काम है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, इसीलिए ये देखिए यहाँ नल सेल का काम कर रहा है, अगर आप एनालॉजी से समझेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ स्वतः ही ये
नेचुरल प्रोसेस थी, लेकिन ये प्रोसेस ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी क्योंकि थोड़ा देर बाद क्या होगा, दोनों में बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज या कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, यहाँ जैसे नल की आवश्यकता पड़ी, वहाँ किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सेल की आवश्यकता। तो आप समझ सकते हैं कि एक सर्किट में सेल की क्या इंपोर्टेंस है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में सहायता करता है, एक चीज। अब दूसरी चीज, टेक्निकल टर्म थोड़ा और समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमने बोला कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आए, क्यों आए हमको पता है, क्योंकि F बराबर कौन सा फोर्स लगता है, QE। F बराबर QE, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर विभवांतर है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ गए। अब इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में आए, बहुत सही। तो हम एक बार सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक बैटरी है, इसमें इस बार हमने अब ऑटोमेटिक हो गया कि ये वायर क्या है, कंडक्टिंग वायर है, और हमने एक एक्सटर्नल लोड लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R। तो हम कहते हैं कि करंट यहाँ से आई और यहाँ वापस आ गई नेगेटिव टर्मिनल में। तो देखिए करंट ने क्या बना दिया, एक लूप बना दिया। इसे ध्यान से सुनेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। करंट ने एक बंद लूप बना दिया, क्लोज लूप बनाया, ठीक हो गया। और ये कौन सा बल है, वैद्युत स्थितिकी बल या कुलाम का बल है। और ये बल कौन सा बल होता है, हमने ये विभवांतर वाले चैप्टर में बताया था, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, चैप्टर 2 पार्ट 1, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये करंट आई क्लोज्ड लूप बना रही है और कुलाम का बल क्या है, संरक्षी बल है। और एक संरक्षी बल द्वारा एक बंद पथ पर किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। इसे हमने 11th में भी पकड़ाया था और यहाँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि संरक्षी बल में एक पूरे चक्कर में डिस्प्लेसमेंट होगा 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो किया गया कार्य हुआ शून्य, और किया गया कार्य शून्य है तो ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय के हिसाब से, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। इफ W इज इक्वल टू 0 मीन्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको एक चीज़ हमने परसों की क्लास में पढ़ाई थी, जब वैद्युत ऊर्जा पढ़ाया था, थोड़ा देर बाद क्या होता है, ये रेजिस्टेंस गर्म होने लगता है। और ये ऊष्मा आई कहाँ से, इसका मतलब कार्य तो हुआ है। और हमारे सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं कि कुलाम का बल क्या होता है, वैद्युत स्थितिकी का बल होता है। तो इसका मतलब अगर ये वैद्युत स्थितिकी बल है तो यहाँ पर कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्य तो हो रहा है क्योंकि ये रजिस्टर क्या होता है, थोड़ा देर बाद गर्म हो जाता है। इसका मतलब सर्किट में कोई ना कोई और फोर्स भी क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब ये फोर्स कहाँ कार्य कर रहा होगा, इस सीक्रेट को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सर्किट के हर पॉइंट में यहाँ कंडक्टर है, यहाँ कार्य करने वाला कोई एजेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब एजेंट कहाँ होगा, यहाँ। तो हम फिर से इस सर्किट को और सिंप्लीफाई बनाते हैं। ये इसका हायर पोटेंशियल वाला था और ये लोअर, सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। ये यहाँ एक रेजिस्टेंस था और ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे सेम पोटेंशियल में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसकी वजह से हीट हुआ, फिर ये वापस आया। तो जब पूरा चक्कर काटना है इसे यहाँ से यहाँ भी तो आना पड़ेगा। अब ये यहाँ से ऊपर वापस कैसे आएगा कोई भी चार्ज, सेल, तो यहाँ पर आती हैं सेल के अंदर की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन क्या करेंगी कि सेल के अंदर, देखिए बाहर तो क्षेत्र ऐसे था लेकिन अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है, नीचे। कोई से एक उदाहरण से समझाते हैं। सपोज आप कोई गेम खेल रहे हैं, ऐसे गेम होते हैं कहीं, ये स्लाइडर वाले, आप इस पॉइंट, ये उसका टॉप है और यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करके आएंगे। बीच में जब आप नीचे को आ रहे हैं, बीच बीच में ऐसे बम्प टाइप के हैं जिसकी वजह से आपकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप आए स्लाइड करके, इसकी लिफ्टिंग बोलते हैं इसे, इसकी लिफ्टिंग में ऐसा ही होता है। तो जब आप नीचे आए, पॉइंट बी पर पहुंचे, उसके बाद अगर आपको वापस पॉइंट ए तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना तो बड़ा नेचुरल था क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे को खींच के लाएगी, लेकिन ऊपर जाना आपके लिए नेचुरल नहीं होगा क्योंकि आपको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ग्रेविटी जो नीचे को लाते वक्त तो आपके लिए हेल्पफुल थी, ऊपर नहीं ले जा पाएगी। तो इस टाइम पर क्या आपने एक लिफ्ट लगा दी वापस पॉइंट ए तक जाने के लिए, ये लिफ्ट। तो इस लिफ्ट का बेसिकली काम क्या है, ये पॉइंट ए सपोज कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, तो पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। तो इस लिफ्ट ने बेसिकली ऊपर जाते वक्त क्या किया, इस लिफ्ट ने बेसिकली ऊपर जाते वक्त जो फोर्स नीचे को mg लग रहा था उसे क्या करवा दिया, कैंसिल, जिसकी वजह से आप ऊपर को चढ़ पाए।
तो सेम जैसे यहाँ पर जो काम ये लिफ्ट ने किया, ऊपर ले गई आपको वापस, वही काम यहाँ पर सेल में कौन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करती है एक बैटरी के अक्रॉस। और ये केमिकल रिएक्शन क्या करती है, चार्जेज को कहाँ से कहाँ को ड्राइव करवाएगी, इस वाली हाइट से इस वाली हाइट तक, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे। और इसी वजह से एक सेल क्या करता है, जो हमने यहाँ पर बताया था नल वाले एग्जांपल में, कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो इसे बड़ा ध्यान रखेंगे। और जो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से जनरेटेड फोर्स है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये संरक्षी बल नहीं है, मीन्स इसके द्वारा एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। और जो कार्य इसकी वजह से किया गया, दैट इज अपियर्ड हियर, जो हमने परसों पढ़ाया था। इस सर्किट में एनर्जी आई कहाँ से, वो इसी की वजह से आई, क्योंकि इस सर्किट में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इस वजह से ये जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स कहने का कारण ये था क्योंकि ये एनर्जी है जिसकी वजह से ये चार्ज क्या कर रहे हैं, इस पूरे सर्किट में ड्राइव हो पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, एक चक्कर जैसे पूरा होता है, निगेटिव टर्मिनल पे पहुंचने के बाद प्रोसेस वहीं पर रुक जाती है। लेकिन बैटरी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस की वजह से, जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य जीरो नहीं है, इस वजह से रजिस्टर गर्म होता है, नंबर 1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर से बता रहे हैं कि F=QE, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किया गया कार्य की वजह से ये रजिस्टर गर्म नहीं हुआ। ये किसकी वजह से गर्म हुआ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से जनरेट हुआ, उनकी वजह से ये रजिस्टर गर्म हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, ये नॉन रिएक्टिव फोर्स से क्या करते हैं, एक पूरे चक्कर को, जैसे यहाँ ये हमने इसकी लिफ्टिंग में बात की थी, ये लिफ्ट जो काम कर रही है, ग्रेविटी को कैंसिल कर रही है, वही ये केमिकल रिएक्शन किसको कैंसिल करते हैं, चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को कम करते हैं, और ये चार्ज आसानी से इस टर्मिनल से यहाँ पहुँच सकते हैं। एक चीज़ अब देखते हैं ये सेल बनाए कैसे जाते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज लिथियम आयन सेल आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस लिथियम लेने का ही रीजन क्या है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल को समझना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल मतलब वैद्युत रासायनिक विभव। वैद्युत रासायनिक विभव मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहा जाता है वैद्युत रासायनिक विभव से नापा जाता है। तो जो लिथियम आयन है, इसके लिए इस विभव का मान होता है लगभग है एग्जैक्ट 3 वोल्ट के आसपास, 3.0 समथिंग है। तो हम फिलहाल क्या होता है 3 वोल्ट। मीन्स लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्या करता है, बहुत जल्दी टेंडेंसी रखता है। अगर आप खुले लिथियम को वाटर में भी डालेंगे, जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव है, लिथियम भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या होगा, लिथियम वाटर के साथ भी रिएक्शन करने लग जाता है। तो इस वजह से लिथियम इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं मिलता है नेचर में। किस फॉर्म में मिलता है, ये ऑक्साइड की फॉर्म में, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं इन्हें। तो लिथियम के मेटल ऑक्साइड की फॉर्म होती है Li2O, इस टाइप की। तो लिथियम किस फॉर्म में पाया जाता है, इसे ध्यान से देखेंगे, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। और मेटल क्या होते हैं, मेटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। जैसे हम पहले भी पढ़ाया था, ठोसों में क्या होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं मॉलिक्यूल, और एक डेफिनिट शेप होता है। डेफिनिट शेप का मतलब एक पैटर्न होता है। तो मेटल ऑक्साइड भी क्या होते हैं, पैटर्न में होते हैं। और जो चीज़ें पैटर्न में होते हैं, दे आर जनरली कॉल्ड क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है किसका, लिथियम सेल का। तो लिथियम आयन सेल जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अगर आप लिथियम क्रिस्टल के मेटल ऑक्साइड के क्रिस्टल में से, सपोज यहाँ पर लिथियम का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, बहुत सारे लिथियम आयन और ऑक्सीजन ऑक्साइड, मतलब लिथियम ऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। तो इनमें बहुत जगहों पर लिथियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ होगा। तो सपोज ये जो मैंने गोले बना रखे हैं, क्या है, लिथियम। तो मैं इनमें से किसको निकाल पाऊँ, एक लिथियम को मैंने निकाल दिया, एक लिथियम एटम को मैंने समहाउ निकाल दिया ब्रेक करके। हो सकता है मैंने एनर्जी दी या जो भी किया, तो मैंने ये लिथियम आयन को क्या किया, इस मेटल ऑक्साइड में से निकाल दिया। अब हमने पहले ही बता दिया है, लिथियम क्या है, बहुत ही रिएक्टिव है। अगर लिथियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, ये सीधे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Li+, लिथियम आयन पर, लिथियम पॉजिटिव आयन में। ये इलेक्ट्रॉन किसने त्यागा, लिथियम एटम जो आपने बाहर निकाला था उसमें से। तो अगर अब आप इस लिथियम आयन को क्या किया, आपने वापस उसी जगह पे भेजना शुरू किया, और ये इलेक्ट्रॉन अब आपके पास बच गया। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप किसी वायर से कनेक्ट करके वापस वहीं भेज पाए, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड करंट।
क्योंकि चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मतलब चार्ज फ्लो क्या, और चार्ज का फ्लो मतलब चार्ज में क्या होता है, चार्ज के फ्लो को ही क्या कहा जाता है, करंट। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक्सटर्नल, लिथियम आयन ने जो इलेक्ट्रॉन सेपरेट किया उससे अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल पाथ के थ्रू ले जा सके, दैट इज कॉल्ड करंट। तो इतना तो पता चल गया हमें कि लिथियम आयन से क्या होते हैं, करंट जनरेट की जा सकती है। तो अब सेल कैसे काम करता है, सेल बनाए कैसे जाते हैं, इसे ध्यान रखते हैं, और सेल की चार्जिंग कैसे होती है वो भी आपको इसमें समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने एक है मेटल ऑक्साइड की प्लेट, इसमें लिख देते हैं हम क्या है, मेटल ऑक्साइड की प्लेट। इसमें क्या होंगे, लिथियम आयन होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। बीच में हम लगा देते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं इसे, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या अभी समझाते हैं। और इस साइड हमने क्या लगा दिया, ग्रेफाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है बीच में, इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है, मेटल ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट और ग्रेफाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, यहाँ क्या लिथियम के मॉलिक्यूल भी हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये केवल किसको जानना देता है, लिथियम के एटम्स को जानने देता है, लिथियम आयंस को अपने में से होकर जाने देगा। मीन्स Li पॉजिटिव यहाँ से जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता है, यानी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइट से नहीं जाएंगे और ना ही ऑक्सीजन। और इस साइड ग्रेफाइट लेने का क्या कारण है, ग्रेफाइट है कार्बन का एलोट्रॉप, कार्बन का अपर रूप। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही लूजली बाउंड होता है। मीन्स ग्रेफाइट में जो बॉन्डिंग होती है क्या होती है, लूज बाउंड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ग्रेफाइट क्या कर सकता है, जो ये लिथियम आयन आए इस साइड, ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सपोज ये, तो ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर लूजली बाउंड होता है, वो क्या कर सकता है, इस लिथियम आयन को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट किसको नहीं जाने देगा अपने से, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। मीन्स यहाँ कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, देखिए एक सेल लगा दिया जो पहले से चार्ज था, प्लस और माइनस, कोई भी सप्लाई वोल्टेज, हमने प्लस को यहाँ से कनेक्ट किया और माइनस को यहाँ से। तो होगा क्या, Li प्लस को तो देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ को जाने देगा, और ये किसकी तरफ जाना चाहेगा, माइनस की तरफ, क्योंकि इसमें Li प्लस, लिथियम प्लस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, क्योंकि यहाँ लिथियम का मेटल ऑक्साइड था, उसमें से अगर आप लिथियम आयन यहाँ निकालें, मीन्स इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ ना जाते हैं, यहाँ, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू नहीं जा सकते। तो इलेक्ट्रॉनों को कहाँ से जाना पड़ेगा, इस चैनल के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके कहाँ पहुँच जाते हैं, इस साइड नीचे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि Li पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे, इस साइड पहुँच चुके होंगे। तो उस टाइम पर कहते हैं अब इस साइड, इस पार्ट में कोई भी लिथियम आयन नहीं बचा। तो अगर अब लिथियम आयन इस साइड कोई नहीं बचा, सब के सब किसने एब्जॉर्ब कर दिया, ग्रेफाइट ने। तो ये ध्यान रखेंगे, सेल में ग्रेफाइट का केवल इतना यूज होता है कि ये लिथियम आयन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। तो अब इस साइड कोई भी लिथियम आयन नहीं है, सारे के सारे लिथियम आयन इस साइड आ गए हैं। तो इसे कहा जाता है कि अब सेल आपका क्या हो गया है, पूरी तरह से चार्ज हो गया। ये नीचे वाला सेल, ऊपर वाला सेल की बात नहीं कर रहा, ये वाला सेल क्या हो गया, जो आपने बनाया था इलेक्ट्रोलाइट, मेटल ऑक्साइड और ग्रेफाइट से, ये पूरी तरह चार्ज हो गया। कब, जब सारे के सारे लिथियम आयन यहाँ आ गए। अब ध्यान से देखिए, एक पूरी तरह से चार्ज सेल था, इस साइड है ग्रेफाइट, इस साइड है, ये बीच में अभी भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर क्या था, MO, मेटल ऑक्साइड। अब फिर से रूल वही है, यहाँ पर क्या लगाया था हमने पिछली बार, सेल अब पूरी तरह चार्ज हो गया। अब सेल की जगह पर मैंने सपोज यहाँ पर क्या लगा दिया, एक रोल लगा दिया, और बाकी सब वैसी ही है। क्लियर। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल सप्लाई हटाई, इस एक्सटर्नल सप्लाई के यहाँ लगाने की वजह से क्या था, लिथियम आयन यहाँ को गए, क्योंकि वो निगेटिव की तरफ जाना चाह रहे थे, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहे थे, यहाँ को आए। तो अब जैसे ही आपने ये सप्लाई हटाई, अब यहाँ क्या भरे हुए हैं, ये जो पूरी तरह चार्ज सेल है, लिथियम और इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम कहाँ जाना चाहेगा, वापस अपने मेटल ऑक्साइड के पास, और इलेक्ट्रॉन भी। तो लिथियम और इलेक्ट्रॉन दोनों यही है। लिथियम पॉजिटिव को तो ये जाने देगा इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया। तो लिथियम पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोलाइट से होकर कहाँ जाएगा, वापस यहाँ। और इलेक्ट्रॉन को फिर से कहाँ से आना पड़ेगा, एक्सटर्नल पाथ से आना पड़ेगा। और एक्सटर्नल पाथ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ को आया, इसी को क्या कहते हैं हम, करंट। तो ये ध्यान रखेंगे, सेल के अंदर कैसे करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जो लिथियम आयन ने से हमने सेपरेट किए थे, उनको हम एक्सटर्नल पाथ के थ्रू क्या कर रहे हैं, कनेक्ट। और उस एक्सटर्नल पाथ में हमने साथ में क्या लगा दिया, लोड, अपनी सहूलियत के हिसाब से। इस वजह से क्या हुआ, करंट फ्लो कर रही है। तो एक सेल सिंपली इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक सारे के सारे लिथियम आयन कहाँ ना आ जाए, वापस अपने मेटल ऑक्साइड में। और सारे के सारे लिथियम आयन अगर अपने मेटल ऑक्साइड पर वापस आ गए, तो हम कहेंगे सेल पूरी तरह क्या हो गया, अब डिस्चार्ज। अब इस लोड के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगी। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सेल को किसी एक्सटर्नल
सिंगल सप्लाई से लगाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, लिथियम पॉजिटिव आयन सारे इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू यहाँ को जाएंगे निगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल पाथ के थ्रू यहाँ को जाएंगे। तो ये है एक सिंपल सेल की वर्किंग। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। लिथियम आयन सेल जो आपकी बैटरी में भी लिखा रहता है, तो इनकी यूनिट होती है वोल्ट, और आजकल आपने मोबाइल की बैटरियों में लिखा होगा mAh लिखा होता है, 4000 mAh या इस टाइप की बैटरियां आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे भी आप याद रखेंगे। इसे बोलते हैं मिली एम्पियर आर। क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर आर। जैसे 4000 mAh की कोई बैटरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आपने फोन में बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ खोल दिए, जैसे 400 मिली एम्पियर की करंट आप ले रहे हैं एक टाइम पे। अगर 400 मिली एम्पियर की करंट आप एक टाइम पे ले रहे हैं, तो आपका फोन कितना चलेगा, 10 आवर्स चलेगा। 4000 mAh का मतलब ये हुआ मिली एम्पियर आर। और अगर आप 200 मिली एम्पियर ही ले रहे हैं और आपकी बैटरी है 4000 mAh की, तो कितना चलेगा, दुगुना हो जाएगा टाइम, 20 आवर्स। और अगर सपोज आप 100 मिली एम्पियर ही ले रहे हैं, तो आपका फोन कितने घंटे चलेगा, 100 मिली एम्पियर के रेट से आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं 40 आवर। तो mAh का मतलब होता है मिली एम्पियर आवर। तो आज की क्लास में हमने देखा कि करंट कैसे फ्लो होती है एक सर्किट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको बताना चाह रहे थे, दैट इज कि ये F इक्वल टू QE की वजह से ये रेजिस्टेंस हीट अप नहीं हुआ। ये किसकी वजह से होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बैटरी के अंदर, जो किसकी वजह से डेवलप होते हैं, केमिकल रिएक्शन, जो हमने आपको बताई। लिथियम आयन में जो ये मेटल ऑक्साइड के लिथियम इधर और उधर जा रहे थे, दैट इज बेसिकली केमिकल रिएक्शन। तो अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ सेल कैसे की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।